नमस्कार दोस्तों, वी आर टॉकिंग अबाउट द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आज हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसके बारे में जो भी फैक्ट्स हैं मैं बताता हूँ आपको, एक सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो ब्रिटिश साम्राज्य के लोगों को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था, इसीलिए इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया था। उस समय क्या भ्रष्टाचार वगैरह बहुत बढ़ गया था, इसीलिए इसको रेगुलेट करने के लिए मतलब कंपनी के सिस्टम को ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया ये एक्ट था। कंपनी के डायरेक्टरों को कहा गया कि वे अब से राजस्व से संबंधित सभी मामलों तथा दीवानी एवं सैन्य प्रशासन के संबंध में किए गए सभी प्रकार के कार्यों से सरकार को अवगत कराएंगे। जितने भी कार्य हैं उनसे उनको अवगत कराएंगे, इसीलिए तो भ्रष्टाचार कम होगा। इस प्रकार पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया। अब 500 पाउंड के अंशधारियों के स्थान पर 1000 पाउंड के अंशधारियों को संचालक चुनने का अधिकार दिया गया। संचालक मंडल का कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया और प्रतिवर्ष उसमें 1/4 सदस्यों के स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन पद्धति अपनाई गई। मतलब एक तरीके से संचालक मंडल बना दिया गया। संचालक मंडल मतलब होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इनका काम यही होता था कि ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से होते थे, 1/4 जो सदस्य होते थे उनमें से होते थे, और ये 4 वर्ष इनका कार्यकाल होता था। इसके बाद में इस रेगुलेटिंग एक्ट में और भी कई सारी चीज़ें थी, वो भी देखते हैं क्या क्या और चीज़ें थी इसमें। बंगाल में एक प्रशासक मंडल गठित किया गया जिसमें गवर्नर जनरल तथा 4 पार्षद नियुक्त किए गए। ये पार्षद नागरिक तथा सैन्य प्रशासन से संबंध थे। इस मंडल में बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते थे। इस अधिनियम द्वारा मंडल में वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल के रूप में तथा जॉन कैवलिन और जॉर्ज मॉनसन, रिचर्ड बैरवेल और फिलिप फ्रांसिस को पार्षदों के रूप में नियुक्त किया गया। इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष तथा कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता था। भावी नियुक्तियां कंपनी द्वारा ही की जानी थी। तो ये तरीके 4 सदस्य बने, इनका नाम आपको याद रखना जरूरी है। जॉन क्लेवरिंग एक नाम था, जॉर्ज मॉनसन एक था, रिचर्ड बैरवेल था और फिलिप फ्रांसिस था। ये 4 सदस्य बनाए गए थे जो वॉरेन हेस्टिंग के एक तरीके से खिलाफ ही समझो। इनमें से 3 हमेशा खिलाफ रहते थे वॉरेन हेस्टिंग के। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब समस्त अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर कहा गया और सह परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के असैनिक तथा सैनिक शासन का अधिकार दिया गया। कुछ विशेष मामलों में उसे बॉम्बे तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों का अधिरक्षण भी करना था। मतलब बॉम्बे और ये जो 3 प्रेसिडेंसी थी इनका भी अधिरक्षण बंगाल का जो गवर्नर होगा वही करेगा। इस अधिनियम द्वारा बंगाल को 1774 यानी 1774 में एक उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये एक विशेष पॉइंट है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कंपनी के सभी कर्मचारी इसके न्याय क्षेत्र के अधीन कर दिए गए। इस न्यायालय को प्रारंभिक अपील पर सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य होता था, 3 अन्य होते थे। सर एलिजा एमपी को इस न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उच्चतम न्यायालय में अंग्रेज एवं भारतीय सभी न्याय की गुहार कर सकते थे। यहाँ इंग्लैंड में प्रचलित न्यायिक विधियों के अनुसार न्याय व्यवस्था थी। मतलब इंग्लैंड में जो विधियां थी उनके अनुसार था। न्यायालय को यह सभी अधिकार था, वह कंपनी तथा सम्राट की सेवा में नियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध मामलों की कार्रवाई तथा शिकायत की सुनवाई कर सकता था। कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को दे दिया गया, किंतु इन कानूनों को लागू करने से पूर्व भारत सचिव से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था। तो भारत का जो सचिव बैठता था उससे भी अनुमति इनसे प्राप्त करना जरूरी था। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि कर दी गई तथा उन्हें नजराना, घूस, भेंट आदि लेने की मनाही कर दी गई। इस अधिनियम में सभी प्रावधान नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित थे। तो इस प्रकार ये एक्ट था जिसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। कंपनी के अंदर काफी ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ जाने के कारण वो वहाँ के जितने कर्मचारी थे इंडिया के वो तो अमीर होते जा रहे थे, लेकिन जो कंपनी थी वो दिवालिया होती जा रही थी। तो इस संबंध में जो ब्रिटिश जो क्राउन है उसकी तरफ से लगाया गया जो रूल था उसको ही अपन बोलते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद।